हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। दोस्तों, शंकर आईएएस एकेडमी के इन्वायरमेंट के 9th एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ इसके चैप्टर 22 जिसका नाम इंडिया और क्लाइमेट चेंज है, उसका 4th पार्ट, ये लास्ट पार्ट भी होगा इसका। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। पहला टॉपिक हमारा है एनर्जी ऑडिट्स ऑफ लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स का। तो बात क्या हुई कि सन 2007 की बात है, मार्च का महीना चल रहा था जब एनर्जी ऑडिट्स को किया गया और ये मैंडेटरी मतलब ज़रूरी कर दिया गया लार्ज एनर्जी कंज्यूमिंग यूनिट्स में कुछ 9 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के अंदर। इन यूनिट्स को नोटिफाई करा गया एज डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू एम्प्लॉय सर्टिफाइड एनर्जी मैनेजर्स एंड रिपोर्ट करना था उनको एनर्जी कंजम्पशन और एनर्जी कंजर्वेशन के डेटा को हर साल, दैट इज़ एनुअली। फिर मास ट्रांसपोर्ट की बात करें तो नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी का एम्फसाइज मतलब इसने जोर डाला कि हम एक्सटेंसिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ और नॉन मोटराइज मोड्स को लेकर आए ओवर पर्सनल व्हीकल्स, और मेट्रो रेल ट्रांसपोर्टेशन को इस सिस्टम को बढ़ाएं दिल्ली के अंदर, दूसरी सिटीज़ जैसे चेन्नई, बैंगलोर, जयपुर वगैरह के अंदर, और कुछ दूसरे मास ट्रांजिट सिस्टम जैसे मेट्रो बस प्रोजेक्ट बैंगलोर में। ये कुछ कदम थे इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेके। स्टेट गवर्नमेंट्स महाराष्ट्र की उन्होंने रिसेंटली ये भी अनाउंस करा कि हम कंजेशन टैक्स वगैरह लगाएंगे। फिर क्लीन एयर इनिशिएटिव्स, अर्बन एरियाज़ में एक मेजर सोर्स जो एयर पोल्यूशन का है वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के द्वारा निकला गया एमिशन। कुछ कदम उठाए गए इस पोल्यूशन को कम करने के लिए, जैसे कंप्रेस दैट इज CNG कंप्रेस नेचुरल गैस को दिल्ली में और दूसरी सिटीज़ में लाया गया, पुराने और पोल्यूटिंग व्हीकल्स को हटाया और मास ट्रांसपोर्टेशन को और मजबूत बनाया। कुछ राज्य की सरकारों ने तो सब्सिडीज़ भी दी थी जिससे आप परचेज और यूज़ करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी। थर्मल पावर प्लांट्स के लिए इंस्टॉलेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स का ये मैंडेटरी कर दिया गया, और कई सारी सिटीज़ में पोल्यूटिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स या बंद करा दी गई या शिफ्ट कर दी गई रेजिडेंशियल एरियाज से कहीं दूर। उसके बाद प्रमोशन ऑफ एनर्जी सेविंग डिवाइसेस। साथियों, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी लेकर आया बचत लाभ योजना को, एक ऐसा प्रोग्राम जिसके अंडर हाउस होल्ड अपने इनकैंडेसेंट लैम्प्स को एक्सचेंज कर सकते थे, बदले में CFLs ले सकते थे, दैट इज़ कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प जो आप आज यूज़ करते हैं, यूज़ करके क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्रेडिट्स को टू इक्वेट परचेज प्राइस। कुछ स्टेट्स ने इस बात को मैंडेटरी कर दिया कि आप इंस्टॉल करोगे सोलर वाटर हीटर्स को हॉस्पिटल्स में, होटल्स में, लार्ज गवर्नमेंट और कमर्शियल बिल्डिंग्स में, और सब्सिडी भी दी गई इन हीटर्स को रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में इंस्टॉल कराने के लिए। उसके अलावा बायोफ्यूल्स का प्रमोशन, बायोडीजल परचेज पॉलिसी ने इस बात को मैंडेट करा कि बायोडीजल के प्रोक्योरमेंट को बाय पेट्रोलियम इंडस्ट्री किया जाए। एक ऐसा मैंडेट ऑन एथेनॉल ब्लेंडिंग ऑफ गैसोलीन के अंदर 5% ब्लेंडिंग हो एथेनॉल की विद गैसोलीन फ्रॉम 1 जनवरी 2003 से 9 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरी के अंदर इसे डाला गया। उसके बाद इंडियन सोलर लोन प्रोग्राम, अप्रैल 2003 की बात है जब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम लेकर आया 3 साल का प्रोग्राम, एक क्रेडिट फैसिलिटी साउथ इंडिया के अंदर जिससे रूरल हाउस होल्ड को मदद मिलती परचेज करने के लिए सोलर होम सिस्टम्स को। कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक ने 8 अपने एसोसिएट रीजनल रूरल बैंक के साथ मिलकर पार्टनर करा UNEP के साथ और रन करा इस लोन प्रोग्राम को अपनी ब्रांचेस के माध्यम से, जो कि कर्नाटका स्टेट में थी और कुछ आसपास जो केरला की स्टेट के नेबरिंग एरियाज थे वहाँ भी। इन एडिशन प्रोवाइड करा फाइनेंशियल सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट रेट सब्सिडीज़ दी गई बोरोवर्स के। UNEP ने असिस्टेंट भी दी टेक्निकल इश्यूज़, वेंडर क्वालिफिकेशन या दूसरी किसी एक्टिविटीज़ को लेके, ताकि इंस्टीट्यूशनल की कैपेसिटी और मजबूत हो सके और फॉर टाइप ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट है नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, दैट इज़ NICRA। दोस्तों, ICR ने लॉन्च करा इस NICRA को ड्यूरिंग 2010-11 की बात है। 350 करोड़ लगे थे करीब 11th 5 ईयर प्लान के टाइम। इसका मेन फोकस था कि हम यहाँ पे
जो है इन्हांस करेंगे रेजिलियंस को इंडियन एग्रीकल्चर जो है कवरिंग क्रॉप्स, लाइव स्टॉक और फिशरीज को। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव ये था कि हम जो रेजिलियंस है यहाँ पे इंडियन एग्रीकल्चर का, इसके हम और जो है मतलब जो इंडियन एग्रीकल्चर कवरिंग क्रॉप्स हैं उनका इन्हांस करेंगे, लाइव स्टॉक, फिशरीज़ का, जो भी क्लाइमेट वेरिएबिलिटी के हिसाब से और क्लाइमेट चेंज के हिसाब से। ठीक है, कैसे डेवलपमेंट और एप्लीकेशन करके इम्प्रूव प्रोडक्शन और रिस्क मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज़ का। तो ये तो उसका उद्देश्य था। ठीक है, नाइक्रा का। अब प्रोजेक्ट के कंपोनेंट ये थे कि ये बेसिकली ये नाइक्रा प्रोजेक्ट 4 कंपोनेंट पे बेस्ड था। पहला, स्ट्रैटेजिक रिसर्च ऑन अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। दूसरा, टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन ऑन फार्मर्स फील्ड टू कोप विद करेंट क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। तीसरा, स्पॉन्सर्ड एंड कॉम्पिटिटिव रिसर्च ग्रांट्स टू फिल क्रिटिकल रिसर्च गैप्स। और चौथा, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक रिसर्च की बात करें तो ये था कि हम जो है ये प्लान करा गया था लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में ICAR के एक नेटवर्क मोड में, जिसमें क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर, लाइफ स्टॉक, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट और फिशरीज सेक्टर इंक्लूडेड था। प्रोजेक्ट की शुरुआत करने से पहले फोकस था कुछ क्रॉप्स पे, जैसे वीट, राइस, मेज, पिजियोनिया, आपका ग्राउंड नट, टमाटो, मैंगो, बनाना। और कैटल में जैसे कैटल हो गया, बफलो, स्मॉल रुमिनेंट्स अमंग लाइफ स्टॉक, दोनों ही मरीन और फ्रेश वाटर फिश स्पीशीज़ जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रखती हैं। मेजर रिसर्च के थीम्स ये थे कि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट होगा मेजर प्रोटेक्शन जोन का, लिंक करेंगे वेदर बेस्ड एग्रो एडवाइजरी को कंटिजेंसी प्लानिंग से, क्लाइमेट स्ट्रेस पे ध्यान देंगे, जैसे ड्रॉट, हीट, फ्रॉस्ट, फ्लडिंग वगैरह पे जो मेजर फूड और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में इम्पैक्ट डालते हैं। कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग होगी ग्रीन हाउस गैसेस की ओपन फील्ड कंडीशन में मेजर प्रोटेक्शन सिस्टम के अंदर। अडेप्टेशन मिटिगेशन स्ट्रैटेजी होगी, सारे चेंजेस को समझेंगे पैथोजन वगैरह से रिलेटेड। अडॉप्टेशन स्ट्रैटेजी लाइफ स्टॉक में न्यूट्रिशनल और इन्वायरमेंटल मैनिपुलेशंस के माध्यम से। ठीक है, just a second, actually I was not well since past 3 days, that was the reason I could not upload the lecture and I am sounding so low. Okay, उसके बाद हम हार्नेस करेंगे बेनिफिशियल इफेक्ट टेम्परेचर के इनलैंड और मरीन फिशरीज़ में अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है करके उस एरिया की। 7 मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो ICAR के हैं ये काम करेंगे एक साथ। टेक्नोलॉजीज़ के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग आएगा, उसका सही से यूज़ हो, इन सिटू मॉइस्चर कंजर्वेशन, ड्रॉट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़, अच्छा एक एग्रो एडवाइजरी सिस्टम होगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के उसको ध्यान रख के। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स इन रेन फेड कोस्टल हिल ये बेनिफिट करेंगे, कैपेसिटी बिल्ड करेंगे साइंटिस्ट की। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब BSc ग्रीन एक्स की बात करते हैं तो ये BSc ग्रीन एक्स इंडेक्स ये एक वेरिटेबल पहला कदम है क्रेडिबल मार्केट बेस्ड रिस्पांस मैकेनिज्म को इंडिया के अंदर क्रिएट करने के लिए, जहाँ पे दोनों ही बिजनेस और इन्वेस्टमेंट रिलाई करेंगे अपॉन प्योरली क्वांटिटेटिव और ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस बेस्ड सिग्नल्स पे टू एक्सेस द कार्बन परफॉर्मेंस। जी ट्रेड कार्बन एक्स रेटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, दैट इज जी ट्रेड जिसे कहते हैं, कंपनी बेस है इंडिया में जिसने को डेवलप करा है BSc ग्रीन एक्स इंडेक्स को BSc के साथ मिलके। इंडेक्स के डिस्क्रिप्शन की बात अगर हम करें तो इसके अंदर टॉप 20 कंपनीज आती हैं जो कार्बन एमिशंस में बढ़िया हैं, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन में और टर्नओवर में बढ़िया हैं। इंडेक्स ये कैप वेटेड फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स है जिसमें करीब BSc के 100 इंडेक्स आता है। इंडेक्स बैक टेस्टेड फ्रॉम 1 अक्टूबर 2008 बेस ईयर रखा गया है विद द बेस इंडेक्स वैल्यू इसकी 1000 है। इंडेक्स ये रीबैलेंस करा जाता है बाय एनुअल बेसिस पे, दैट इज एंड ऑफ मार्च और सितंबर क्वार्टर्स पे। सितंबर क्वार्टर रिव्यू जो होता है इसका ये बेस्ड होता है फ्रेश सेक्शन ऑफ कार्बन एमिशन नंबर पे, और मार्च क्वार्टर जो होता है वो बेस्ड होता है एग्जिस्टिंग कार्बन एमिशन नंबर्स पे बट लेटेस्ट फाइनेंशियल डेटा के साथ। नेक्स्ट है फेम इंडिया प्रोग्राम, फास्टर अडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, दैट इज फेम इंडिया।
ये स्कीम पूरे ही देश के अंदर अप्रैल 2015 से चली बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस के द्वारा। ये स्कीम प्रमोट करती है इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स का यूज़, और शुरुआत में 30% सब्सिडीज़ दी गई थी बायर्स को। फ्रेज रिप्लेसमेंट फॉसिल फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स का नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इससे करीब 14,000 करोड़ रुपए की सेविंग होती। इस स्कीम को प्रपोज करा गया था कि वो 6 सालों में 2020 तक इम्प्लीमेंट हो जाएगी, और जिसमें ये था कि करीब 60 से 70 यूनिट्स पर ईयर बिकेंगी। नेक्स्ट है LTEO, दैट इज़ लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज। ये क्लाइमेट चेंज स्टडीज़ के लिए है। ये ऐसा कंपोनेंट है जो कि क्लाइमेट चेंज एक्शन प्रोग्राम के तहत आता है, जिसमें 40 करोड़ रुपए का आउटलेट है 12th प्लान पीरियड में। एक साइंस प्लान LTEO का रिलीज़ करा गया ड्यूरिंग 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, पेरिस 2015 के अंदर। पहला फ्रेज इसका ये था कि हम नेटवर्क बनाएंगे फील्ड साइज को, ताकि हम एक्सेस कर सकें हेल्थ 8 डिफरेंट बायोमास की देश के अंदर, इसमें वेस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, नॉर्थ वेस्टर्न एरिड जोन, सेंट्रल इंडियन फॉरेस्ट, वेस्टर्न घाट्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जम्मू एंड कश्मीर एंड सुंदरबन आते हैं। ये प्रोग्राम का एम है समझना बायोफिजिकल और एंथ्रोपोजेनिक ड्राइवर्स को इकोसिस्टम के, जो उसमें बदलाव लाते हैं, सेलेक्टेड बायोम्स, और उनका इफेक्ट क्या होता है सोशल इकोनॉमिकल रिस्पॉन्सेस में थ्रू अ नेटवर्क ऑफ साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से काम किया जाएगा। एक्टिविटीज़ के अंदर वही एक्सपेरिमेंटल वर्क, ये वो चीज़ें आएंगी, और क्या पैटर्न है, किस तरीके से प्रॉपर मॉनिटरिंग हो फ्रेश वाटर फिश की, इसके अलावा जो है आपका बर्ड्स, मैमल्स, हर्बीवोर, कार्निवोर वगैरह की। नेक्स्ट बात आती है नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। ओके, ये यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इट इज़ नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, NAFCC। दोस्तों, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेटअप करी गई थी 2015-16 में। एम ये था कि हम सपोर्ट करेंगे कॉन्क्रीट अडेप्टेशन एक्टिविटीज़ को, जिसके माध्यम से एडवर्स इफेक्ट क्लाइमेट चेंज के कम कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मोड में इम्प्लीमेंट करे जाने वाली ये स्कीम एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वाटर, फॉरेस्ट्री, टूरिज्म वगैरह एलिजिबल फील्ड्स थी इसके अंदर। और नेशनल बैंक फॉर अपना जो नाबार्ड है एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट का, इज़ द नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी था इसका। फिर आता है इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान। इंडिया ऐसी पहला देश है पूरे विश्व में जिसने ऐसा डॉक्यूमेंट लाया और लिस्ट आउट करा कुछ ऐसे एक्शंस को जिसकी वजह से कूलिंग डिमांड कम हो सकती है। कूलिंग रिक्वायरमेंट क्रॉस सेक्टोरल और एसेंशियल पार्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ का, है ना। तो अब जानते हैं यहाँ पर रेफ्रिजरेंट ट्रांजिशन, इन्हांसमेंट एनर्जी एफिशिएंसी का और बेटर टेक्नोलॉजी ऑप्शंस का विद अ 20-year टाइम हॉरिजॉन लिया था। तो अब इसमें इंडिया का कूलिंग एक्शन ये था कि हम कूलिंग डिमांड को 20 से 25% कम कर देंगे 2037-38 तक। इवन रेफ्रिजरेंट डिमांड को भी हम 25 से 30% कम कर देंगे 2037-38 तक। उसके अलावा कूलिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट को भी 25 से 40% तक कम कर देंगे 2037-38 तक। कूलिंग रिलेटेड एरियाज़ को रिकॉग्नाइज करेंगे एज थ्रस्ट एरिया ऑफ रिसर्च अंडर नेशनल S&T प्रोग्राम। ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन करीब 1 लाख सर्विसिंग सेक्टर टेक्नीशियन का करेंगे 2022-23 तक, जिन्हें सिनर्जाइज करेगा विद द स्किल इंडिया मिशन। फ़ायदा क्या होगा? बेनिफिट्स ये हैं कि थर्मल कंफर्ट, ऑल प्रोविजन फॉर कूलिंग फॉर EWS एंड LIG हाउसिंग के लिए, सस्टेनेबल कूलिंग, लो ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिलेटेड टू कूलिंग, डबल फार्मर इनकम हो जाएगी, बेटर कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से बेटर ऑफ प्रोड्यूस टू फार्मर्स, लेस वेस्टेज ऑफ प्रोड्यूस होगा, लेस वर्क फोर्स होगी फॉर बेटर लाइवलीहुड एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, मेक इन इंडिया, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, एयर कंडीशनिंग की रिलेटेड कूलिंग इक्विपमेंट की, और रोबस्ट R&D एंड ऑल्टरनेटिव कूलिंग टेक्नोलॉजी होगा, जिससे इनोवेशन कूलिंग सेक्टर में और बढ़ेगा। नेक्स्ट है फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन एंड बॉन्ड चैलेंज के बारे में आपको बताती हूँ। दोस्तों, FLR और बॉन्ड चैलेंज इंडिया के अंदर लॉन्च करा गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। पार्टनरशिप इसमें IUCN की थी। प्रोजेक्ट का एम ये था कि हम ऐसी प्रैक्टिसेस और मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल लाएंगे इंडियन स्टेट्स के लिए जिनसे उनकी कैपेसिटी बिल्ड हो विद इन 5 पायलट स्टेट्स ऑन FLR एंड बॉन्ड चैलेंज के अंदर।
पायलट को फेज लॉन्च करा गया पायलट फेज़ में फॉर 3.5 सालों के लिए स्टेट्स में, जैसे कुछ हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड और कर्नाटका के अंदर। इवेंचुअली इसको और बढ़ाया गया क्रॉस कंट्री थ्रू सब्सिक्वेंट फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट। बॉन्ड चैलेंज ये एक ग्लोबल एफर्ट है जिसमें 150 मिलियन हेक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड का डिफॉरेस्टेड और डिग्रेडेड लैंड आता है, उसे रिस्टोर करा जाएगा 2020 तक, और 350 मिलियन हेक्टर्स 2030 तक। UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2015 जो पेरिस में हुई, इसके तहत इंडिया ने भी ज्वाइन किया था वॉलंटरी बॉन्ड चैलेंज की प्लेज को, जिसे हम रिस्टोर करेंगे अपनी 13 मिलियन हेक्टर ऑफ डिग्रेडेड और फॉरेस्टेड लैंड को 2020 तक। उसके अलावा 8 एक्स्ट्रा जो मिलियन हेक्टर्स है 2030 तक भी करेंगे। इंडिया की प्लेज लार्जेस्ट ही पूरे एशिया से। कुछ दूसरे और क्रिटिकल इनिशिएटिव बता देती हूँ, है ना। ये तो इंडिया के अंदर 24 और क्रिटिकल इनिशिएटिव हैं, है ना, डिटेल प्लान के अंदर, जैसे कि एनर्जी एफिशिएंसी इन पावर जनरेशन। इसमें ये था कि हम सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड गैसिफिकेशन, कंबाइंड साइकिल टेक्नोलॉजी में हमारा ये था कि नेचुरल गैस बेस्ड पावर प्लांट होगा, क्लोज साइकिल 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम होगा, एफिशिएंट एमिशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन हाइड्रो पावर। कोई दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में RETs फॉर पावर जनरेशन, बायोमास बेस्ड पावर जनरेशन टेक्नोलॉजी, स्मॉल स्केल हाइड्रो पावर, विंड एनर्जी, ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम, RETs फॉर ट्रांसपोर्टेड एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल्स। ऐसी डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पॉन्स टू एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट में रिस्क कम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छे डिज़ाइन से, है ना, कम्युनिकेशन नेटवर्क, डिजास्टर मैनेजमेंट फैसिलिटी मजबूत बनाना। फिर प्रोटेक्शन ऑफ कोस्टल एरियाज़ में बहुत सारी चीज़ें थी, है ना, अर्ली वार्निंग सिस्टम लाएंगे, ओशन मॉडलिंग सिस्टम लाएंगे, हाई रेजोल्यूशन होगा, स्टॉर्म के लिए हाई रेजोल्यूशन होगा, हम डेवलप करेंगे सैनिटरी टॉलरेंट क्रॉप कल्टीवेटर्स को, टाइम से फॉरकास्टिंग हो जाए साइक्लोन वगैरह की, प्लांटेशन प्रॉपर हो। हेल्थ सेक्टर में प्रोविज़न थी कि हम हेल्थ सर्विसेज को और अच्छा मजबूत बनाएंगे, है ना, जो क्लाइमेट चेंज से जो डिजीज़ होंगे उनके रिलेटेड। उसके अलावा एक अप्रोप्रिएट कैपेसिटी बिल्ड करना अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट में, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो, लोकल हो, ताकि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटीज़ का हो पाए। तो साथियों, यहाँ तक हमारा ये चैप्टर रहता है। कैसा लगा आप मुझे लाइक शेयर के माध्यम से बता सकते हैं। और तबीयत थोड़ी डाउन होने की वजह से मैं बहुत एक्साइटमेंट से नहीं बोल पा रही हूँ, स्टिल मैंने कंप्लीट करा दिया। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।